साथियों नमस्कार। आज हम फिर से हाजिर हैं अपने YouTube चैनल मैथ्स विद मणिकांत द रेमेडियल टीचर के रूप में। आज का टॉपिक मैथमेटिक्स से ना होकर के शिक्षा मनोविज्ञान से है और शिक्षा मनोविज्ञान का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है लर्निंग, हिंदी में जिसे अधिगम कहते हैं। तो आइए चलते हैं और समझते हैं कि अधिगम क्या है। सीखना मनुष्य का जन्मजात गुण है। जैसे ही संसार में वो प्रवेश करता है, आंख नाक कान खोलता है तो वो सीखना प्रारंभ कर देता है। सीखने की प्रक्रिया जन्मजात होती है और सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है, मृत्यु तक चलता रहता है। कुछ विद्वानों का तो ये भी मानना है कि सीखने की प्रक्रिया गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। सीखने की इसी प्रक्रिया को मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम कहा जाता है और हम आज के इस वीडियो में अधिगम की प्रकृति, अधिगम का स्थानांतरण और अधिगम का स्तर, अधिगम को हम व्यापक तरीके से समझेंगे। तो आइए पढ़ते हैं अधिगम की परिभाषाओं की तरफ, अधिगम शब्द की ओर। अधिगम दो शब्दों से मिलकर के बना है, अधि और गम। अधि का अर्थ उच्चता से है और गम का अर्थ है किसी विषय में प्रवेश करना। तो इस प्रकार अधिगम का अर्थ हुआ किसी विषय में या किसी ज्ञान को अर्जित करने में उसकी उच्चता तक पहुंचना अधिगम कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि अधिगम का अर्थ है किसी विषय के बारे में आगे की बात को जानना। अधिगम की कुछ परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। तो स्किनर ने कहा था कि सीखना प्रगतिशील व्यवहार को अपनाने की प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने क्या कहा कि अधिगम की प्रक्रिया नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो क्रो ने कहा था कि अधिगम आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोणों को अर्जित करता है। क्रोनबेक ने कहा था कि सीखना अनुभव परिणाम के रूप में होने वाले परिवर्तन के रूप में प्रकट होता है। सीखना प्रत्येक प्राणी का स्वाभाविक धर्म है। संसार में जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं वो कुछ न कुछ क्रियाएं अवश्य करती हैं। ये क्रियाएं तीन प्रकार की हो सकती हैं। पहली क्रियाएं वंशानुक्रम के कारण स्वाभाविक रूप से होती रहती हैं। वंशानुक्रम के कारण होने वाली जो क्रियाएं हैं उसमें व्यक्ति की संरचना, उसका रंग रूप, उसकी कद काठी और चेहरे की बनावट आदि। दूसरी जो क्रियाएं हैं वो शारीरिक एवं आनुवंशिक संरचना के अनुसार स्वाभाविक रूप से होती हैं, जैसे उसका सोना, जगना, हंसना, बोलना, सांस लेना, यौन व्यवहार आदि दूसरी प्रकार की क्रियाएं होती हैं। और तीसरी प्रकार की क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो अपने वातावरण से अर्जित करता है। वातावरण से इंटरेक्शन, अंतःक्रिया करने के परिणाम स्वरूप वातावरण से उसका जो इंटरेक्शन होता है, वातावरण से जो उसकी अंतःक्रिया होती है, उस अंतःक्रिया के परिणाम के स्वरूप उसे जो अनुभव प्राप्त होते हैं, उन अनुभवों के आधार पर जो वो क्रियाएं करता है, तो ये तीसरे प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो परिवर्तन होते हैं वो तीन प्रकार से होते हैं। मनुष्य के जन्म को बड़ा ही महत्वपूर्ण जन्म कहा गया है। किसी कवि ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, तो किसी कवि ने कहा है कि रात गंवायो सोए के दिवस गंवायो खाए और हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदली जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सीखना और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना मनुष्य का परम कर्तव्य है। अब आइए हम चलते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में या सीखने की विशेषताएं क्या हैं। तो सीखने की विशेषताओं के बारे में यदि हम बात करें तो सीखना जन्मजात होता है। दूसरे बिंदु पर बात करें तो सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा बिंदु यदि हम समझें
तो सीखने की क्रिया मनुष्य के विकास के साथ साथ चलती है। सीखना अंतः क्रिया और तदनुसार व्यवहार में परिवर्तन है। उस इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप, उस अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप मनुष्य के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे भी हम सीखना कहते हैं। ये भी हमारी सीखने की एक विशेषता है। सीखना उद्दीपन और अनुभव पर आधारित होता है। सीखने या अधिगम, सीखने के बाद अधिगम का स्थानांतरण किया जा सकता है। किसी एक परिस्थिति में कोई ज्ञान हम अर्जित करते हैं और उस अर्जित ज्ञान को जब हम किसी दूसरी परिस्थिति में उसका हम प्रयोग करते हैं तो ये सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम सउद्देश्य होता है। जिस परिवर्तन में या जिस सीखने की प्रक्रिया में एक उद्देश्य निहित हो, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अधिगम की एक जो विशेषता है वो होती है कि अधिगम उद्देश्य परक होता है। आगे बढ़ें। अधिगम व्यक्ति की आदतों में सुधार करता है। वो परिवर्तन जो व्यक्ति की आदतों में एक सुधारात्मक, सकारात्मक परिवर्तन लाता है, ये परिवर्तन भी अधिगम की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। अधिगम पर बीमारी और थकान का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चा पढ़ने वाला कोई बीमार हो जाए तो निश्चित है कि उसके सीखने की जो दर है उसमें कमी आएगी। आगे बढ़ते हैं। अधिगम में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का योगदान होता है। अधिगम सिद्धांत पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अधिगम सिद्धांत क्या है? सीखने की प्रक्रिया में, सीखने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, इस सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यवहार की यांत्रिक क्रियाओं की व्याख्या हम जिसके अंतर्गत करते हैं उसे हम अधिगम सिद्धांत कहते हैं। हमारे शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिनमें प्रमुख रूप से थॉर्नडाइक का उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध सिद्धांत है, पावलोव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी है, और इसी तरह कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत प्रस्तुत किया। स्किनर का सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत है, रोजर्स का सूचना प्रकरण सिद्धांत और मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत। इन सभी अधिगम सिद्धांतों पर मैं एक एक करके आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा। और अब जरा बात कर लेते हैं अधिगम के स्तर की। तो साथियों, अधिगम के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर है स्मृति, दूसरा स्तर है बोध और तीसरा स्तर है चिंतन। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक अध्यापक को अधिगम के स्तर के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। अधिगम के 3 स्तरों को जरा समझते हैं एक छोटे से उदाहरण के द्वारा। पहला अधिगम का स्तर जो है, जो पहला बिंदु है, वो है हमारा स्मृति। स्मृति स्तर का अधिगम। अब जैसे किसी बच्चे को टेबल लर्न करा दी गई, अब 7 की टेबल ले लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, ये उसने लर्न कर रखा है। ये जो सीखना है ये अधिगम का प्रारंभिक स्तर है, पहला स्तर है, जिसे हम स्मृति स्तर का अधिगम कहते हैं। अब इस पहाड़े का बच्चे को ज्ञान बोध स्तर तक कराया जाए। इसी पहाड़े को जब बच्चे के सामने कुछ इस तरह से समझाया जाए, कुछ इस तरह से सिखाया जाए, एग्जाम्पल के रूप में कि किसी मैदान में, प्रेयर ग्राउंड में 5 लाइनों में बच्चे खड़े हुए हैं और प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक पंक्ति में 7-7 बच्चे हैं, और वो बच्चा एक एक बच्चे को काउंट करने की बजाय उन सभी पंक्तियों को देखता है, उन सभी 5 पंक्तियों को वो देखता है, और वो देखता है कि प्रत्येक पंक्ति में 7-7 बच्चे हैं। फिर वो 5 और 7 का मल्टीप्लिकेशन कर देता है और बताता है कि मैदान में खड़े बच्चों की संख्या 35 है। तो इसका मतलब है कि अब इस बच्चे को
उस पहाड़े का बोध है। इस तरह का जो सीखना है वो सीखना मेरा कहलाता है बोध स्तर का अधिगम। इसी प्रकार इसी पहाड़े की ही बात करें और इस पहाड़े को बच्चे को किस स्तर तक समझाया जाए, तब हम ये समझ लें कि उसका अधिगम अब चिंतन स्तर का अधिगम है। हमने अधिगम के कितने स्तर बताए? स्मृति, बोध और चिंतन। तो अब चिंतन स्तर का अधिगम कैसे बच्चे के अंदर हो सकता है पहाड़ों को लेकर के? तो यदि बच्चे में इतनी समझ विकसित हो जाए कि वो ये बताने लगे कि 65 बच्चे हैं, 65 बच्चों को 5 पंक्तियों में 5 लाइनों में खड़ा किया जाए तो 13 बच्चे आ जाएंगे। तो आप समझिएगा कि उसे पहाड़े का ज्ञान, पहाड़ा जो उसने सीखा है उसमें वो चिंतन स्तर तक पहुंच चुका है। जैसे इसी को और थोड़ा आगे समझें कि जैसे मान लीजिए 90 बच्चे हैं, 90 बच्चे हैं। अब उसे ये समझ में आ जाए कि 5 लाइनें बनाई जाएंगी तो प्रत्येक लाइन में कितने बच्चे होंगे। जब वो इसका जवाब दे ले जाए तो इसका मतलब है कि उसे पहाड़े का ज्ञान चिंतन स्तर का है। यदि वो बता ले जाता है कि किसी प्रयोग में, किसी कक्षा में 30 बच्चे हैं और एक टॉफी का पैकेट मंगाया गया है और 1500 टॉफियां हैं और ये कह दिया जाए कि इन सभी टॉफियों को इन बच्चों के बीच में बांट देना है और वो डिवाइड करके एक बच्चे को मिलने वाली टॉफियों की संख्या बता ले जाता है, तो इसे कहेंगे कि बच्चे को चिंतन स्तर का ज्ञान है, चिंतन स्तर का उसका अधिगम है। एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा बच्चों को क्लास में लिखा दी गई। अब बच्चों से अध्यापक ने कहा कि नहीं, घर जाइए, आपसे अगले दिन पूछा जाएगा, आप परिभाषा, ये जो डेफिनेशन है ये याद करके ही आएंगे। तो बच्चा क्या करता है? घर में जाता है, घूम घूम करके वो बार बार उस परिभाषा को, उस डेफिनेशन को पढ़ता है। लगातार पढ़ने के बाद एक बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो डेफिनेशन को याद कर लेता है। अगले दिन अध्यापक पूछता है, वो बता देता है कि किसी भी ताप पर द्रव अवस्था का गैसीय अवस्था में परिवर्तन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो ये जो स्तर था, ये जो सीखने का स्तर था, ये कौन सा है? स्मृति स्तर का अधिगम है, केवल उसने याद कर लिया है। अब बोध स्तर का अधिगम कैसे माना जाएगा? फर्श में पानी की पड़ी हुई बूंदें कुछ देर बाद वहां नहीं दिखती हैं, हवा में उड़ जाती हैं, वाष्पीकृत हो जाती हैं। इस घटना को बालक को दिखाया जाए और वो बच्चा ये कहे कि जल की जो ये बूंदें हैं ये वाष्पीकृत हो चुकी हैं, तो फिर इसका मतलब है कि बच्चे को वाष्पोत्सर्जन का जो अधिगम है वो बोध स्तर का अधिगम है। इसी प्रकार यदि वो कितने समय में जल की कितनी मात्रा वाष्पीकृत हो जाएगी, वाष्पोत्सर्जन की दर का वो अध्ययन करने लगे, उसकी भी उसके अंदर समझ विकसित हो जाए, तो फिर आप मान लीजिए कि बच्चे का जो ये स्तर है, बच्चे का ये अधिगम का जो स्तर है, ये चिंतन स्तर का अधिगम है। तो साथियों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? मुझे आशा है कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना रिएक्शन जरूर देंगे। आप हमें फीडबैक दीजिए। आपके फीडबैक के अनुसार हम अगले वीडियो को लेकर के आएंगे। आपका पुनर्बलन, आपका रीइंफोर्समेंट हमें प्रोत्साहित करेगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मिलेंगे किसी अगले वीडियो पर।